हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 6 ऑफ MSO 003। अगर आपने प्रीवियस 5 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे ऊपर आपको आ रहा होगा, मैं वहाँ पे डाल दूँगी फोल्डर ऑफ MSO 003। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे अप टू क्वेश्चन 5 ऑफ कोर्स। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं सारे क्वेश्चंस की वीडियोस एक ही फोल्डर में डाल दूंगी ताकि आपको एक्सेस करने में इजी रहे और आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें फॉर एग्जाम। हाँ, और वन मोर थिंग, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली डाल दूंगी। ओके, दैट इज़ इट। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 से, जो कि है फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इंट्रो पैरा रहेगा। इसमें आपको बताना कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कब एस्टैब्लिश हुई और उसका काम क्या है। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, तो WTO इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। वो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करती है। कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होएगा उसके बारे में रूल सेट करना या फिर कितने टैक्सेस हैं वो सब डिसाइड करना वो WTO ही करती है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जहाँ पे ट्रेड अग्रीमेंट्स होना, उसको नेगोशिएट करना, या फिर कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हो गया इंटरनेशनली उसको रिजॉल्व करना और लिबरलाइजेशन प्रमोट करना विद इन द ट्रेड अक्रॉस नेशंस, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशन। जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बोलते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट का तो हम ये देखते हैं कि कैसे उसका एक क्रिटिकल रोल हो जाता है किसी भी ग्लोबल इकोनॉमी रिलेशन को शेप करने में, नेशनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में, और सोशल स्ट्रक्चर, लेबर मार्केट और कल्चरल डायनामिक्स पे उसका क्या इम्पैक्ट है, राइट। तो ये सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क या सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं किसी भी टॉपिक के। स्टार्टिंग विद द आंसर, तो हम फंक्शंस देख लेते हैं WTO के क्या फंक्शन रहते हैं। तो इसके सेवरल फंक्शन या की फंक्शंस रहते हैं ताकि वो रेगुलेट कर सके और फैसिलिटेट कर सके ग्लोबल ट्रेड। तो ये सारे फंक्शंस कौन से हैं? पहली बात तो ये ट्रेड नेगोशिएशन फैसिलिटेट करता है। अब WTO प्रोवाइड करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म हर कंट्री के मेंबर को जहाँ पे वो ट्रेड अग्रीमेंट्स के लिए मतलब कि अगर कोई अग्रीमेंट उनको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं मतलब कि पसंद नहीं आया, फिर उनके बेनिफिट में नहीं है, तो वो वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं थ्रू WTO। जहाँ पे वो टेरिफ्स को रिड्यूस करना हो गया या सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना हो गया, फिर और भी कोई ट्रेड बैरियर्स है उसके अंदर अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो वो थ्रू WTO उनको नेगोशिएट कर सकते हैं ताकि वो उनका बेनिफिट हो, किसी भी नेशन का बेनिफिट हो, राइट। अब ये जितनी भी नेगोशिएशन है वो प्रमोट करते हैं फ्री ट्रेड और बेस्ड ऑन नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की मैंने प्रिंसिपल्स की मैंने बात की है लास्ट क्वेश्चन में, ब्राज़ील वाले में। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, जो कि प्राइटराइज कर रही है मार्केट लिबरलाइजेशन और कंपटीशन को, राइट। अब जब तक लिबरलाइजेशन और कंपटीशन नहीं होगा ना ही तो कोई कंट्री आगे बढ़ेगी और ना ही कोई भी आपका बिजनेस है वो आगे ग्रो कर सकेगा। अब सोशियोलॉजिकली जो ये इस कॉन्सेप्ट में क्या देखा गया है कि क्लास स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बेनिफिट्स को उठा सकता है ऑफ एनी MNC या फिर अर्बन एलिट्स हो गए, जहाँ पे वो चैलेंजेस प्रोवाइड कर देते हैं लोकल इंडस्ट्री और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में। तो क्लास स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम बात कर रहे हैं कोई भी ट्रेड की या फिर कोई भी बेनिफिट की, किसी भी ट्रेड की। सेकेंड पॉइंट आ जाता है WTO का, सेकेंड फंक्शन आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड अग्रीमेंट्स। अब WTO क्या करता है, वो देखता है कि जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो हर एक कंट्री का मेंबर उन कमिटमेंट्स को फॉलो करे और उन कमिटमेंट्स को इंश्योर करे। अब ये जो की अग्रीमेंट्स है उनका वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, general agreement on trade in services and trade related aspects of intellectual property rights, ये सब एग्रीमेंट्स की जितने भी की फीचर्स हैं उनको WTO मैनेज करता है। अब सोशोलॉजिकली ये सारे एग्रीमेंट जो है वो किसी भी नेशन की पॉलिसीज़ हैं, चाहे तो वो लेबर राइट हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या फिर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो, उनको उन इश्यूज़ को इन्फ्लुएंस करता है और
कोई भी डिबेट हो सोवर्निटी के ऊपर या फिर स्टेट का क्या रोल है इन रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस बारे में बात करता है। तो ये जितनी भी मैंने आपको की टर्म्स बोली ना, आप इनमें से एक दो याद करके लिख सकते हो, दैट विल बी मोर देन इनफ। अब थर्ड रोल आ गया डब्ल्यूटीओ का, डिस्प्यूट सेटलमेंट, राइट। ये सबसे की फंक्शन है डब्ल्यूटीओ का। अब डब्ल्यूटीओ क्या प्रोवाइड करते हैं, एक फॉर्मल मैकेनिज्म हो गई, कोई भी डिस्प्यूट हुई ट्रेड के ऊपर बिटवीन डिफरेंट मेंबर कंट्रीज, तो वो उसको सॉल्व करता है थ्रू इट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो उन्होंने ये एक अलग से ग्रुप बना रखा है जो कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। अब वो ऐसा लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो डिस्प्यूट रिजॉल्व भी कर दे और स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी लेके आए विद इन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। अब सोशियोलॉजिकली जब हम देखते हैं कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है वो पावर डायनेमिक्स को हाईलाइट करता है, जहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो भी पावर डायनेमिक्स है, जो भी पावर डिफरेंसेस है, उनको अच्छे से नेगोशिएट करना और एक ग्रेटर लीगल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स को नेविगेट करना विद इन द सिस्टम, राइट। तो पावर डायनेमिक का एक बहुत बड़ा खेल हो जाता है, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो मे भी डीएसपी के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा के या फिर अपना थोड़ा सा पावर दिखा के दे माइट गेट द डिसीजन इन देयर कोर्ट, राइट, गेटिंग द बॉल इन देयर कोर्ट। वो बोलते हैं ना कि अपने हित में कोई भी काम करवा लेना थ्रू पावर। तो ये चीज़ भी कई बार देखने को मिलती है। नाउ इसका फोर्थ फंक्शन है मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। अब डब्ल्यूटीओ मॉनिटर करती है ट्रेड पॉलिसी और प्रैक्टिसेस ऑफ मेंबर कंट्रीज को, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे विद इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। ये पीरियोडिक रिव्यूज भी कराती है ऑफ नेशनल ट्रेड पॉलिसीज थ्रू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म एज वेल। अब सोशियोलॉजिकली ये कौन से ये फंक्शन लीड करता है पॉलिसी डिफ्यूजन में, जहाँ पे नेशनल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस होती है या फिर शेप होती है बाय ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि इम्पैक्ट करती हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक सर्विसेज को या सेक्टर को। फिफ्थ फंक्शन आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस। अब डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी कंट्री को डेवलप करने में और इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने में ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में, जहाँ पे ये सारे प्रोग्राम क्या करते हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर देते हैं और एक ट्रेड कैपेसिटी को इन्हेंस करके काफ़ी एक इक्वल लेवल प्रोवाइड करते हैं टू द लेस डेवलप्ड नेशन। अब सोशियोलॉजिकली ये जो फंक्शन है डब्ल्यूटीओ का, ये एड्रेस कर रहा है इश्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये डिपेंडेंसी रीइंफोर्स करता है ग्लोबल मार्केट में रैदर देन एक सेल्फ सफिशिएंट डेवलपमेंट देखने के लिए, राइट। मतलब कि ग्लोबली लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं रैदर देन वो अपने अंदर या फिर अपने नेशन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट रहें। ओके, तो ये क्रिटिक भी सोशियोलॉजिस्ट इसको कर रहे हैं ना। सेकंड आ जाता है हमारा स्कोप ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो जो डब्ल्यूटीओ का स्कोप है वो एक्सटेंड होता है बियॉन्ड ट्रेडिशनल ट्रेड इन गुड्स, जहाँ पे वो वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्लोबल एंड नेशनल स्ट्रक्चर में। फर्स्ट इसमें आ गए हमारे ट्रेड इन गुड्स। तो डब्ल्यूटीओ गवर्न कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, जहाँ पे वो ऐसा एग्रीमेंट लेके आता है जहाँ पे वो रिड्यूस कर रहे हैं टैरिफ्स को, कोटा एलिमिनेट कर रहे हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी एड्रेस करते हैं। कौन? डब्ल्यूटीओ। अब सोशियोलॉजिकली ये देखा गया कि ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है, ये राइज ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन में हेल्प कर रहा है और मॉडिफिकेशन ऑफ गुड्स बढ़ती जा रही हैं। ओके, तो ट्रेड इन गुड्स का हमने एक फंक्शन देख लिया। अब सेकंड आ गया हमारा ट्रेड इन सर्विसेज। तो डब्ल्यूटीओ ओवरसी करता है ट्रेड इन सर्विसेज ऑल्सो थ्रू जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जहाँ पे वो फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स को कवर करता है। अभी जो लिबरलाइजेशन है सर्विसेज की, जहाँ पे ये क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन इससे ज़्यादा बढ़ रही है और स्टेट कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है ओवर एसेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे सोशल वेलफेयर को इम्पैक्ट हो जाता है और पब्लिक को वो जो जितने भी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक गुड्स हैं, वो प्रोवाइड नहीं हो पाते उनकी। क्या है, अगर प्राइवेटाइजेशन होंगे देन ऑफ कोर्स प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो सोशल वेलफेयर के लिए वो चीज़ सही नहीं है ना। थर्ड पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब डब्ल्यूटीओ क्या कर देता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे रेगुलेशन सेट कर देता है थ्रू द
ट्रिप्स अग्रीमेंट, जो कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर देती हैं ताकि वो पेटेंट्स का प्रोटेक्शन कर सके, कॉपीराइट्स उसमें आ जाते हैं और ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं। पेटेंट क्या मतलब कि कोई चीज़ अगर किसी ने बना दी है, पेटेंट राइट्स बोल देते हैं ना कई बारी कि ये चीज़ तो मैंने बना दी। ये तो नॉलेज बेस्ड के ऊपर मतलब कि किसी ने कोई चीज़ फाउंड कर ली। फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी कोई लॉ फाइंड कर लिया, कोई ऐप फाइंड कर दिया, तो वो पेटेंट राइट हो जाएगा। अब कॉपीराइट भी आपको पता होगा कि कोई भी अपना कंटेंट बना रहा है तो उसका कंटेंट कोई भी चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाएगा। एंड ट्रेडमार्क इज ऑल्सो सेम थिंग। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी WTO रेगुलेट करता है। तो ये अफेक्ट कर देता है नॉलेज प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में, जहाँ पे एक्सेस टू मेडिसिन, एजुकेशनल मटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, राइट। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कोई इंसान अगर यूज़ भी करना चाहे फॉर फेयर यूज़, तो इन सब जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोटेक्शन है, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन सेट हो जाती है। अब इसका फोर्थ आ जाता है इन्वेस्टमेंट एंड कंपटीशन पॉलिसी। अब WTO एड्रेस कर रहा है ऐसे इश्यूज भी जो कि रिलेटेड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, FDI से और कंपटीशन पॉलिसी से। दो इसका कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट नहीं इन एरियाज में, बट ये देखने को मिला है कि WTO इन पॉलिसीज को भी रेगुलेट करती है। सोशोलॉजिकली ये जो इन्फ्लुएंस है पैटर्न, वो कैपिटल मोबिलिटी, लेबर माइग्रेशन और ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जहाँ पे कंट्रीज compete करते हैं ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करें, राइट। कोई भी अगर किसी भी कंट्री में कोई भी वेल्दी पीपल हैं और वो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल ही होगा और दूसरी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। अब WTO की प्राइमरी फोकस ट्रेड पे है, लेकिन ये एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज के बारे में भी बात करता है थ्रू वेरियस अग्रीमेंट, जैसे अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड हो गया और सैनिटरी एंड फाइथोसैनिटरी मेजर्स हो गए, राइट। TBT एंड SPS के ऊपर भी ये बात करता है WTO। अब ये जो अग्रीमेंट्स है ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक है तो लेबर राइट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन रेज करते हैं कि बैलेंस होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसी भी इंसान की है या किसी भी नेशन की, कंट्री की है, वो भूलनी नहीं चाहिए ना। सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं हम WTO के। फर्स्ट आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। अब WTO प्रमोट करे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जिससे कि डिफरेंट कल्चर्स एक साथ मिक्स हो जा रहे हैं, राइट। और कंज्यूमरिज्म के ऊपर एक बहुत ज़्यादा फोकस लोगों के ऊपर है। अभी भी देख लो लोग कितने ज़्यादा मतलब कि ह्यूमंस कितने बड़े कंज्यूमर्स बन चुके हैं हर एक प्रोडक्ट के। और कोई भी आपको कोई भी US की चीज़ है, कहीं की भी चीज़ है XYZ, आपको वो सारी इंडिया में मिल जाएंगी। तो ये क्या हो गया, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स हो चुका है आज के टाइम पे, राइट। अब जितने भी लोकल कल्चर्स हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है इस ग्लोबल ट्रेड नॉर्म की वजह से, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि एक गुड्स और सर्विसेज स्टैंडर्ड एक मेंटेन होना चाहिए, तभी उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। बी आ जाता है इनइक्वालिटी एंड पावर रिलेशन। अब जो WTO की जो रूल्स और प्रैक्टिसेस हैं वो कई बारी पावरफुल नेशन को ज़्यादा बेनिफिट करते हैं या फिर उनके हित में होते हैं, और MNCs को भी वो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट में होते हैं, जिसकी वजह से एक असिमेट्रिकल पावर रिलेशन देखने को मिलते हैं बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। अब क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि जो WTO है ये परपुचुएट कर रहा है ग्लोबल इनइक्वालिटीज, राइट। ग्लोबली इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से जो वीकर इकोनॉमीज है वो स्ट्रगल कर रही हैं ताकि वो लिबरलाइज मार्केट में compete कर सके, क्योंकि उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स एक स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है वीकर इकोनॉमीज या वीकर नेशंस के लिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्टेट सोवर्निटी एंड पॉलिसी ऑटोनॉमी। अब WTO की जो इन्फ्लुएंस है नेशनल पॉलिसीज के ऊपर, वो कई बारी कंसर्न रेज करती है ऑन द रीजन ऑफ स्टेट सोवर्निटी, जहाँ पे जो गवर्नमेंट्स की एबिलिटी है टू रेगुलेट देयर इकोनॉमीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वो कई बारी छूटती हुई या पीछे जाती हुई दिखती हैं। अब सोशोलॉजिकली ये जो टेंशन है बिटवीन ग्लोबल गवर्नमेंट्स एंड
नेशनल ऑटोनॉमी, ये कई बार हाईलाइट करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट रिलेशन है, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनवायरनमेंट पे देखने को मिलता है। और इन तीनों सेक्टर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये तो बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन की, अगर इनको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जाएगा तो सोचो किसी भी कंट्री के जो वीकर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनका क्या हाल होगा। तो यही सोशोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। इसका हमारा फोर्थ आ जाता है सोशल मूवमेंट्स एंड रेजिस्टेंस। तो डब्ल्यूटीओ क्या है, एक टारगेट बन चुका है सोशल मूवमेंट्स का और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एवोकेट कर रहा है कि फेयर ट्रेड होने चाहिए, फेयर लेबर राइट्स होने चाहिए और एनवायरमेंटल जस्टिस भी होना चाहिए। अब जो प्रोटेस्ट हुई थी 1990 में, सिएटल डब्ल्यूटीओ प्रोटेस्ट, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक ब्रॉडर सोसाइटल कंसर्न जो कि बात करता है ग्लोबल ट्रेड की ऑन ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट। अब वो बात करें कि सियाटल में एक डब्ल्यूटीओ प्रोटेस्ट हुई थी 1990 में, 1999 में, वो बात करते हैं कि कैसे जो ग्लोबल ट्रेड है वो एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पे, राइट। तो ये हमारी सोशल मूवमेंट्स और रेजिस्टेंस भी निकल के आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। नाउ लास्ट पैरा हमारा रहेगा कंक्लूजन का। आपको अपने एग्जाम में भी कंक्लूजन ज़रूर लिखनी है। तो कंक्लूजन में मैंने आपके लिए लिखा है कि जो डब्ल्यूटीओ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को शेप करने में, नेशनल इकोनॉमीज को इन्फ्लुएंस करने में, सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉर्म करने में और इन्फ्लुएंस करने में। ये इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ फैसिलिटेट करता है, जहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रमोट करता है और क्रिटिकल सोशोलॉजिकल क्वेश्चन भी रेज करता है अबाउट इनइक्वालिटी, पावर एंड द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। जो हमने फंक्शनल स्कोप्स की बात की डब्ल्यूटीओ की फ्रॉम अ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो हमने ये देखा कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉन्ट्राडिक्शंस है, राइट। जो बातें बोली जा रही वो हो नहीं रही है, वो कॉन्ट्राडिक्शंस में आ जाती है ऑफ ग्लोबल ट्रेड की देखी जा रही है इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, जहाँ जहाँ पे तो वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे देखा गया है कि डेवलप्ड नेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रेदर देन अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस की। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्ट्राडिक्शंस की भी हमने बात कर ली थ्रू सोशोलॉजिकल लेंस, राइट। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आप लोगों को ये आंसर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी सब टॉपिक नहीं आ रहा आपको समझ में, या फिर मैं ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और I will see you with the next video of question 7. Till then, study well and study hard. And ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लग रही है वीडियोस, कैसे आपको टॉपिक समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाती रहूँगी। टिल देन, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वेश्चन 7.